नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दादा साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण अनुष्ठान। नेता चंद्र सिंह ने बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस को सम्मानित किया। जेडीएस कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। पर्पल लाइन पर बेंगलुरु मेट्रो के 2 नए हिस्सों का परिचालन शुरू। भाजपा जेडीएस ने बेंगलुरु में 80 बेले त्रासदी के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे भी होगा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मन्नाखेली गांव के बीएसपी पार्टी कार्यालय में आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दादा साहेब कांशीराम जी के 17वें परिनिर्वाण दिवस के तहत एक दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम मनाया गया। तालुका अध्यक्ष उमेश एम घाटेदार ने कहा कि कांशीराम जी के सपने के मुताबिक 85% बहुजन सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने इसे पूरा करने और इस आंदोलन को जारी रखने के लिए हम सभी को एक साथ आने का आह्वान किया। इस बैठक में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी ऑस्कर, तालुका उपाध्यक्ष रजनीकांत, पार्टी सचिव सचिन पोलाकापल्ली, चंद्रकथा श्रीनिवास, महेश होसमानी और अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के नेता चंद्र सिंह ने आज निर्वाचन क्षेत्र मन्नाली गांव में बीदर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुने गए एमडी गौस को सम्मानित किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र के फिरोज बुदेरा के फार्म हाउस में प्रमुख बुजुर्गों ने पवित्र उमरा यात्रा पर जाने वाले लोगों का सम्मान किया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर फिरोज बुदेरा, यूसुफ साहब, दाऊद पार्षद, जानी मियां बुदेरा, डॉक्टर एन ए खादरी, अब्दुल समद, सलाउद्दीन मन्नाली, खालिक मुलसाब, अलाउद्दीन मल्लाली, सुधाकर राजगीर, अमजद, के इम्तियाज, जाकिर खादरी, इस्माइल कुरैशी, इस्माइल तेली समेत कई लोग मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। जेडीएस ने सोमवार को कहा कि वो 11 अक्टूबर से कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगा, जहां हाल ही में गठित कोर कमेटी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जेडीएस नेता वाईएसवी दत्ता ने कहा कि पार्टी द्वारा संसदीय चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद चामुंडेश्वरी विधायक जीटी देवेगौड़ा के नेतृत्व में 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कल्याण कर्नाटक, तत्कालीन हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी और विजयनगर की यात्रा की। पूर्व जेडीएस विधायक ने कहा कि बुधवार से हम कित्तूर कर्नाटक, तत्कालीन बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र को कवर करेंगे। हम 11 अक्टूबर को विजयपुरा जिले में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 12 अक्टूबर को कोर कमेटी हुबली में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेगी। दत्ता ने कहा कि हुबली धारवाड़ नगर निगम के अलावा धारवाड़, हावेरी, गदग और उत्तर कन्नड़ के नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। बेंगलुरु मेट्रो के 2 नए हिस्सों का सोमवार तड़के परिचालन शुरू होने से मेट्रो यात्री उत्साहित और राहत महसूस कर रहे थे। रविवार को अपनी शुरुआत की नाटकीय घोषणा के बाद पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 5 बजे बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन के व्हाइटफील्ड कड़ूगोड़ी से चेल्लाघट्टा तक के विस्तार के साथ साथ विपरीत दिशा में भी रवाना हुई। 43.49 किलोमीटर के इस मार्ग पर पहली दौड़ ने 93 मिनट में 37 स्टेशन को कवर किया। नियमित दौड़ में 11 मिनट कम लगने की उम्मीद है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 नए विस्तार बेपनहल्ली और के आरपुरा के बीच 2.1 किलोमीटर और चल्लाघट्टा और केंगेरी के बीच 2.05 किलोमीटर आज चालू हो गए। आज 2 नए स्टेशन बेनिगनहल्ली और चेलघट्टा खोले गए। पहली ट्रेन में चढ़ने के लिए पूरी रात जागने वाले यात्रियों की नींद हराम हो गई। और एकल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर श्रीजीत एस पई को इस बात से काफी राहत मिली है कि वो आसानी से मल्लेश्वरम में अपने पसंदीदा काशी मठ का दौरा कर सकते हैं। हाल ही में 20 से अधिक बार वहां गया हूं, उन्होंने ऐसा कहा। तो वहीं मैं फीडर बस और ट्रेन लेता था और ये बहुत संघर्षपूर्ण था। अब मेरे लिए ये वास्तव में आसान हो जाएगा। बेनिगनहल्ली में ओपन वेब गर्डर पर जाना एक रोमांचकारी अनुभव था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने लाइन का परिचालन इतनी तेजी से शुरू किया। भाजपा और जेडीएस ने रविवार को आरोप लगाया कि पटाखा गोदाम त्रासदी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन जिम्मेदार है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे इन पटाखा दुकान मालिकों को भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति देने में नियमों और विनियमों का
खुलेआम उल्लंघन किया गया। हाल ही में हावेरी में इसी तरह की एक घटना का जिक्र करते हुए बोम्मई ने मांग की कि सरकार मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और जीवित बचे लोगों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने के लिए कदम उठाए। हावेरी में 4 लोगों की जान चली गई और अट्टी बेल्ले में 14 लोग मारे गए। इससे साफ पता चलता है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया जाता है। न केवल मनुष्य बल्कि गाय, भेड़ और बकरियां भी मौजूदा सूखे की स्थिति से पीड़ित हैं, जिससे जिले में चारों ओर पानी की भारी कमी हो गई है। उपायुक्त दिव्य प्रभु जीआरजे ने कहा कि पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पशुधन की सुरक्षा के लिए गौशालाएं स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है। चित्रदुर्ग जिले के मोलाकल, मुरू, चेलकेरे और हिरियूर और बल्लारी जिले के कुडलिगी के किसान आंध्र प्रदेश के पड़ोसी अनंतपुर जिले से चारा खरीद रहे हैं, जहां भूमि के बड़े हिस्से में धान उगाया जाता है। हालांकि रंगयान, दुर्गा बांध लबालब है और पेराला गुड्डा के गोरला मारे और बोडी कट्टे में पर्याप्त पानी है, लेकिन इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। आंध्र प्रदेश में पानी बह रहा है, जिससे वहां के किसानों को धान और मूंगफली की फसल उगाने का मौका मिल रहा है, लेकिन जिले के मोलाकल, मुरू, चेलकेरे और हिरियूर तालुकों में किसान, जहां सामान्य वर्ष में प्रचुर मात्रा में चारा उगाया जाता है, संकट में है। वे अब आंध्र प्रदेश से चारा खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। धान की भूसी, जिसकी कीमत 3,000-4,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर होती थी, अब 5 से 6,000 रुपए में बेची जाती है, जबकि मूंगफली की भूसी, जो 10,000 रुपए से 12,000 रुपए में बेची जाती थी, अब 20,000 रुपए से 25,000 रुपए में बिकती है। बीजी केरे के किसान चिन्ना ओबैया ने कहा कि जिला प्रशासन को किसानों को चारा किट सौंपनी चाहिए और चारा भी उगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को टैंक बेड में चारा उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें पानी जमा न हो, लेकिन चारा उगाने के लिए पर्याप्त नमी हो। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पास हुआ है। हम कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे। अगर ये नहीं होगा तो बीजेपी को पीछे हटना होगा। कांग्रेस जाति जनगणना के साथ है। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। उसके बाद आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। मोदी सरकार जाति जनगणना कराए या फिर रास्ते से हटे। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे तोड़ते नहीं हैं। बीजेपी के 10 में से केवल एक सीएम ओबीसी समुदाय से है। पीएम मोदी ओबीसी के लिए काम नहीं करते हैं। कांग्रेस के 4 में से 3 सीएम ओबीसी समुदाय से हैं। जाति जनगणना से लोगों को बांटा नहीं जा रहा। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जाति जनगणना जरूरी है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उन्हें दी जाएगी। पीएम मोदी बताएं कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया। राहुल ने कहा कि आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अडानी वाला और दूसरा सबका। जाति जनगणना साफ दिखाएगी कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग हैं। हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं और धन किसके हाथ में है। शायद इसमें हमारी भी गलती है, जो कि हमने पहले ये काम नहीं किया, लेकिन हम इसे पूरा करके दिखाएंगे।
सिक्किम में अचानक से आई बाढ़ ने राज्य में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग लापता हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ के बाद गाद और मलबे से अब तक सेना के 10 जवानों सहित 34 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 105 से अधिक लोगों की तलाश जारी है जो अब भी लापता हैं। वायुसेना ने हिमालयी राज्य सिक्किम में बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया है और फंसे हुए पर्यटकों के पहले जत्थे को लाचेन से उत्तरी सिक्किम के मंगन तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सशस्त्र बलों के साथ समन्वित राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्य सचिव वीबी पाठक गंगटोक पहुंचे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सिक्किम में 34 लोगों की मौत की सूचना के अलावा निकटवर्ती उत्तरी पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने कहा कि तीस्ता नदी के निचले हिस्से में 40 शव निकाले गए। हालांकि अधिकारियों ने आगाह किया कि दोनों राज्यों द्वारा बताए गए आंकड़े में कुछ दोहराव हो सकता है। सिक्किम के पाक्योंग जिले में सबसे अधिक 22 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 10 सेना के जवान शामिल हैं। इसके बाद गंगटोक में 6, मंगन में 4 और नामची में 2 लोग मारे गए हैं। मंगन जिले में नोहन झील पर बादल फटने के 6 दिन बाद कुल 105 लोग लापता हैं। बादल फटने के कारण तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिससे हिमालयी राज्य के 4 जिलों में नदी बेसिन के कई शहरों में बाढ़ आ गई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन के अनुसार लापता लोगों में से 63 पाक्योंग से, 20 गंगटोक से, 16 मंगन से और 6 नामची से हैं। कच्चे और पक्के दोनों तरह के 3,432 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुल 5,327 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कुल 14 पुल या तो बह गए या जलमग्न हो गए, जिससे राज्य के सड़क संपर्क प्रभावित हुए। अचानक आई बाढ़ से कुल 6,505 लोग बेघर हो गए और उन्होंने 4 जिलों में 26 राहत शिविरों में शरण ली। अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 85,870 थी। इस बीच मुख्यमंत्री तमांग ने अपने आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जहां उन्होंने मुख्य सचिव वीबी पाठक, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और अन्य अधिकारियों के साथ चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तेलंगाना की बात करें तो यहां 30 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना सरकार का मौजूदा कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है, इसलिए तेलंगाना में दिसंबर में ही चुनाव कराना जरूरी है। अभी राज्य में केसी राव की सरकार है और विधानसभा में बीआरएस की विपक्ष कांग्रेस है। तेलंगाना में इस बार के चुनाव में 3 प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। ये मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाला है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विधानसभा में कुछ सीटें ला सकती है, जीत सकती है। दक्षिणी राज्यों में तेलंगाना विधानसभा चुनाव काफी अहम है और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस महीने में भी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर बताएगा कि दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस कहां है। तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटें हैं 119, बहुमत के लिए जरूरी है 60 सीटें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 के रिजल्ट की बात करें तो टीआरएस को मिली थी 88 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें, टीडी को मिली थी 2 सीटें, भाजपा को मिली थी मात्र 1 सीट, एआईएमआईएम को मिली थी 7 सीटें। आंध्र प्रदेश से अलग होकर जब तेलंगाना नया राज्य बना था, तब यहां पहली बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस नए राज्य में पहली बार सरकार बनाने के लिए बीआरएस ने 63 सीटें जीती थी। बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, उसने न केवल 2018 में सत्ता बरकरार रखी, बल्कि 119 सदस्यीय विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 88 कर ली थी। वर्तमान में सरकार के पास तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटें हैं। इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, ये देखना अहम होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की बैठक आज राजधानी दिल्ली में हुई। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में महिला आरक्षण पर बना नया कानून पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, जाति जनगणना, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कुछ अन्य राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक मुख्यालय पर हुई। इस बैठक में हिस्सा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। राज्य आलाकमान से आई सूची पर मंथन के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। वहीं इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ की चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा है, क्योंकि हमारी सरकार ने वहां काम किया है। हमने जो कहा वो किया। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर भरोसा करती है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे और एक बार फिर से जनता की सेवा करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि निश्चित तौर पर 5 राज्यों में चुनाव का आगमन होना है। लोकसभा चुनाव की भी शुभ गांठ है, इसलिए सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और तैयारी को लेकर बातचीत होने वाली।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक असलम शेख को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताया है। कॉलर ने कहा कि मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं, मैं असलम शेख को 2 दिन में गोली मारने वाला हूं। मुंबई के बांगूर नगर पुलिस स्टेशन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(2) और 507 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान गोल्डी बराड़ का नाम तेजी से चर्चा में आया था। उसके बाद रैपर हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने, तिहाड़ जेल में खूनी गैंगवार होने, हथियारों का जखीरा पाकिस्तान से भारत आने समेत तमाम मामलों में भी गोल्डी बराड़ का नाम सुना गया। इन घटनाओं से ये साबित हो गया कि कोई है जो विदेश में बैठकर भारत में अपराधों को अंजाम दिलवा रहा है। घटनाओं के घटित होने के बाद गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया के जरिए ही बताता है कि ये कांड भी उसी ने करवाया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती काफी गहरी है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन गोल्डी विदेश में खुलेआम घूम रहा है। गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का मूल निवासी है और उसकी पैदाइश साल 1994 की है। उसके पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन वो खुद अपराध की दलदल में उतर गया। दरअसल गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या होने के बाद गोल्डी ने अपराध की दुनिया चुन ली और तब से लेकर अब तक वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गोल्डी स्टूडेंट वीजा लेकर कनाडा भाग गया था, तब से लेकर अब तक वो कनाडा से ही गैंग ऑपरेट करता है। उस पर पंजाब में कई मामले दर्ज है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में इजराइल में एक संगीत समारोह की ओर मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्सव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आतंकवादियों ने समारोह स्थल पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 260 लोग मारे गए और वहां से कई लोगों का अपहरण कर लिया गया। गाजा के नजदीक किबुत्ज रीम के पास हजारों लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने समारोह स्थल पर हमला किया और भागने की कोशिश कर रहे लोगों को गोली मार दी। हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों ने इजरायली शहरों में घुसपैठ की और मिसाइलें दागी, जिसके परिणाम स्वरूप कथित तौर पर इजराइल और गाजा में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। एक टेलीविजन संबोधन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को जानलेवा कहा। संगीत समारोह से वीडियो वायरल हो गए। उनमें से एक में आतंकवादियों को एक युवा महिला नोआ आरगामनी का अपहरण करते हुए उसे मोटरसाइकिल के पीछे ले जाते हुए दिखाया गया, जबकि वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। पुरुषों को उसके प्रेमी अविनातन और को रोकते हुए देखा गया। उन्हें पीठ के पीछे हाथ रखकर घुमाते हुए देखा गया। उन्हें उन कई इजरायलियों में से 2 माना जा रहा है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे वर्तमान में गाजा में बंदी बनाए गए हैं। पश्चिमी अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2000 तक पहुंच गया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बताया कि तबाही में 465 मकान जमींदोज हो गए और 135 क्षतिग्रस्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका की खबरों के बीच तलाश और बचाव अभियान जारी रहने के कारण साझेदारों और स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान जताया। आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जन ने बताया कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों का सबसे ज्यादा असर हेरात प्रांत के जेंदाजन जिले के 4 गांवों पर पड़ा।
वहीं अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 6.3, 5.9 और 5.5 तीव्रता के 3 भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। सर्वेक्षण की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया कि एक नक्शा इस क्षेत्र में 7 भूकंप दिखा रहा है। हेरात शहर के निवासी अब्दुल समदी ने कहा कि कल दोपहर के समय शहर में कम से कम 5 शक्तिशाली भूकंप आए। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। धक धक ट्रेलर में बाइकर नानी बन रत्ना पाठक शाह ने दिखाया जलवा। 4 बाइकर महिलाओं के एडवेंचर ट्रिप से होगा धमाका। अब समाचार खेल जगत से है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की ट्रॉफी जीतने का मिल गया संकेत। 1983 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार दिखा ये नजारा। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल पर दिल्ली पुलिस ने की एफआईआर। कंपनी के स्टॉक हुए धड़ाम। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दादा साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण अनुष्ठान। नेता चंद्र सिंह ने बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस को सम्मानित किया। जेडीएस कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। पर्पल लाइन पर बेंगलुरु मेट्रो के 2 नए हिस्सों का परिचालन शुरू। भाजपा जेडीएस ने बेंगलुरु में 80 बेले त्रासदी के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे भी होगा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।